हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने घटना चक्र की सीरीज में जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया था। अब आप आज से क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किससे शुरू करना है? सामान्य धारा 1 से लेके 4 तक। और एक ये है, अगर आप लोग बताइएगा तो जो नई वाली बेयर एक्ट है तो उससे मैं ये घटना चक्र कोरिलेट करके भी पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर इस पे मेरे कमेंट ठीक ठाक आ गए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो गया तो मैं इसको नए वाले एविडेंस जो बीएसए आया है 2023 उसके साथ कोरिलेट करके भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब प्रवृत्त हुआ? इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। कब प्रवृत्त हुआ? 1 मार्च, 1 अप्रैल 1872, 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1800। तो कब हुआ? 1 सितंबर 1872। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है। नेक्स्ट आ जाओ, 1 सितंबर 1872 को हुआ। ठीक है, संपूर्ण भारत में ये प्रवृत्त है। अब आ जाओ नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अधिनियमित हुआ पूछता है। तो जब अधिनियमित होगा तो 15 मार्च 1872 को। और अगर वो लागू होना पूछेगा तो 1 सितंबर मान लेना। ठीक है, 1 सितंबर मार देना। तो ये भी छोड़ दो, ये भी हो गया। 15 मार्च 1872 और 1 सितंबर 1872, ये 2 तारीख याद कर लेना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। कब लागू नहीं होता है? न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, ए और बी दोनों पे, न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पे। तो न्यायिक कार्रवाइयों पे तो एविडेंस लागू होता है। बिना एविडेंस के न्यायिक कार्रवाइयाँ कैसे, जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे चलेगी? तो लागू नहीं होता। तो ये इस पे तो भैया लागू होता है, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पे इस पे तो नहीं लागू होता है। और मध्यस्थम के समक्ष कार्रवाइयों पे नहीं लागू होता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों पे, न्यायिक कार्रवाइयों पे, ये वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है किस पे? मध्यस्थ कार्रवाइयों पे, विभागीय कार्रवाइयों पे। अब लागू होता पूछता तो न्यायिक कार्रवाई मार देना, जहां भी जुडिशियल प्रोसीडिंग दिया होगा उसको मार देना, वो सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट इज द स्टेटमेंट। तो ये दीवानी एवं दांडिक दोनों न्यायालयों पे होता है, के समक्ष कार्रवाइयों पे लागू होता है। तो ये क्या होगा? नॉट करेक्ट, करेक्ट, पार्टली करेक्ट, और क्या है दोनों? ये इसमें सही ऑप्शन है, इसमें बी सही ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों पे लागू होता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दो में दो को कब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 है को कब निरसित किया गया, कब हटाया गया? तो कब हटाया गया? 1938 में। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछता, 1938 में हटाया गया। 2 को, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 दी गई है उसको कब हटाया गया है? उसको 1938 में हटाया गया। अब क्या, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी वह यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना है या देखा है, एक तथ्य है। ठीक है भाई, सही है। यह कि मनुष्य ने आमुख शब्द कहे, ये भी एक तथ्य सही है। यह कि मनुष्य की आमुख ख्याति एक तथ्य नहीं है, आमुख ख्याति एक तथ्य नहीं है, तथ्य है। तो यही ऑप्शन आपका सी वाला गलत हो जाएगा। यह कि कोई मनुष्य आमुख राय रखता है या एक तथ्य है, ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। सॉरी, बाजो क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 निर्वाचन खंड के तथ्य शब्द की परिभाषा किसमें, निर्वाचन खंड के किसमें? 3 में दिया। तथ्य से क्या अभिप्रेत है? तथ्य से अंदर ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा क्या होना चाहिए?
बोधगम्य होना चाहिए, याद कर लेना, खूब पूछता। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, इस तरह क्या हो जाएगा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तो ये क्या हो जाएगी, फैक्ट की परिभाषा हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साक्ष्य अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, अधिनियम के विधेयक का प्रस्ताव सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। ये हेनरी मैन ने तो तैयार किया था, लेकिन हेनरी मैन ने जो तैयार किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। द्वितीयक विधि आयोग भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये कौन सा होगा, सर जेम्स स्टीफन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किसने तैयार किया, तो अभी बताया, स्टीफन ने तैयार किया, JSF स्टीफन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य विधि है, मौलिक विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है, मौलिक एवं प्रक्रिया दोनों है। क्या है, ये कैसी विधि है, एक प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। एक प्रोसीजरल, साक्ष्य को कैसे पेश किया जाएगा, साक्ष्य को कैसे, एविडेंस को कैसे दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका प्रोसीजरल लॉ हो जाएगा। ये कैसा है, एक प्रक्रियात्मक विधि है, अधिकारों के उपचार हेतु अपनाई जाने वाली कार्रवाइयों का निर्धारण करने वाली विधि का यह प्रक्रियात्मक रूप है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता। उस स्थान की विधि जो जिस स्थान पर कार्य किया गया हो या अपराध किया, उस स्थान की विधि जहां अन्वेषण या जांच किया गया हो, और क्या है, उस स्थान की विधि जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा, उस स्थान की विधि जहां मामले की कार्रवाइयां की जानी। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां मामले की कार्रवाइयां की जानी। तो फोरम की विधि लेक्स फोरी को माना गया, मतलब जहां पे कार्रवाई की जाती है वहाँ की विधि हो जाएगा। जिसके संबंध में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड ने बेन वर्सेस रेवन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। बेन वर्सेस रेवन का केस है, बेन वर्सेस रेवन के केस में एंड बेन वर्सेस रेवन के केस में क्या कहा गया है, इसमें एक आगे साक्ष्यविधि स्थानीय न्यायालयों की विधि होती है। इसी केस में बेन वाले केस में ही कहा गया है, बेन वाले केस में, कि साक्ष्यविधि क्या होती है, स्थानीय विधि होती है। साक्ष्यविधि स्थानीय न्यायालयों की विधि होती है, उनसे अधिशासित करती है। यह सब उस देश की विधि के अनुसार तय होता है जिसमें यह प्रश्न उठता है कि किस स्थान पर उपाय का पालन होगा और निष्पादन न्यायालय का स्थान होगा। तो इसमें क्या, बेन वर्सेस रेवन में लेक्स फोरी के सिद्धांत को बताया, जिसके इसी में बताया गया है, क्या बताया गया कि साक्ष्यविधि स्थानीय न्यायालयों की विधि होती है, साक्ष्यविधि स्थानीय न्यायालयों की विधि होती है। नेक्स्ट आ जाओ, साक्ष्य विधि क्या है, लेक्स टेलिनिस है, लेक्स फोरी है, लेक्स लोसाई है, लेक्स साइट है। तो क्या है, लेक्स फोरी है। इंडियन एविडेंस क्या है, लेक्स फोरी है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो इंडियन एविडेंस 1872 का क्या है, उद्देशिका और क्या है उसका उद्देशिका के अनुसार क्या है, साक्ष्य विधि को परिभाषित और संशोधित करना, समाकेन परिभाषण और संशोधन करना, प्रकट करना, परिभाषा करना, समेकन करना, प्रकट करना, समेकन करना, परिभाषा करना और संशोधन करना। तो इसका क्या है, समेकन करना, परिभाषित करना और संशोधन करना, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है, अधिनियम में साक्ष्य विधि के अनुसार साक्ष्य विधि समेकन, परिभाषण और संशोधन करना है। नेक्स्ट आ जाओ, साक्ष्य विधि निम्नलिखित में से कौन शामिल है, विवेक के साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम, तर्क के नियम, उपयुक्त सभी। तो कौन से, साक्ष्य के विधिक नियम, साक्ष्य के विधिक नियम। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है प्रशासनिक अभिकरणों की कार्रवाइयों पे, मध्यस्थ की कार्रवाइयों पे, अवमानना की कार्रवाइयों पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस पे लागू होता है, अवमानना की कार्रवाइयों पे, ये याद कर लेना। समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, किंतु यह प्रशासनिक अधिकरणों की कार्रवाइयों पर या मध्यस्थम के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। अवमानना की कार्रवाई क्या होती है, न्यायिक, अतः इसके अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई खूब इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। तो अवमानना की कार्रवाइयों पर एविडेंस लागू होता है।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो कितने अध्याय और धाराएं? 167 धाराएं और 11 अध्याय हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में को कितने भागों में और कितने चैप्टर में? तो 3 भागों में और 11 चैप्टरों में बांटा गया है। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल्स एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट ऑफ ऑफिसर प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम किसी न्यायालय ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों और किसी मध्यस्थम के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होती है। अतः बी और सी के संबंध में यह कथन लागू नहीं होता है। यह समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। भारत संघ बनाम टी.आर. वर्मा, भारत संघ बनाम टी.आर. वर्मा के अनुसार अधिकरण के समक्ष कार्रवाइयाँ न्यायिक कार्रवाई नहीं होती। ट्रिब्यूनल कार्रवाइयाँ न्यायिक कार्रवाइयाँ नहीं होती है। किसमें बताया गया है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किसके? टी.आर. वर्मा के, ठीक है, वर्मा में बताया गया, ठीक है, टी.आर. वर्मा में। ये केस इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भारत संघ बनाम टी.आर. वर्मा के बाद में क्या बताया गया है? इसमें बताया कि अभिकरण के समक्ष कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई नहीं होती। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके समक्ष जो कार्रवाइयाँ चलती हैं वो कार्रवाइयाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थम के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। तो गलत उत्तर चुनना है, सही है ये, इसमें कोई है लागू नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? न्यायालय का साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। तो ये गलत है, उस पर जब न्यायालय नियुक्त करेगा तो उस पर लागू होगा, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर यह साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। ये भी सही है, इस पे लागू नहीं होता, ये गलत है। शपथ पत्रों पे लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाले न्यायिक कार्रवाइयों पे लागू होता है। तो ये भी नहीं लागू होता। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? न्यायालय के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है। और कौन? मध्यस्थ। तो मध्यस्थ को न्यायालय के अंतर्गत शामिल नहीं किया। खूब इंपॉर्टेंट है। सभी मजिस्ट्रेट, सभी न्यायाधीश के अंतर्गत कौन आएंगे? ऐसे सभी मजिस्ट्रेट या सभी न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वो भी आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और कौन शामिल नहीं है? मध्यस्थम को शामिल नहीं किया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा 3 के अनुसार क्या होता है? सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द की परिधि में अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? अभी बताया हूँ। जो क्या होता है? विवाचक मतलब मध्यस्थ हो जाता है, ठीक है, मध्यस्थ हो जाता है, आर्बिट्रेटर हो जाता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तथ्य में केवल भौतिक तथा अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित है। न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया और न साबित किया गया। तो न्यायालय में कौन सा नहीं? धारा 3 में कौन सा नहीं है? तो न्यायालय के में मध्यस्थ सम्मिलित नहीं है। यही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्यस्थ सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए नहीं है, तब सही होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त शब्दों व पदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तथ्यों में न केवल वस्तुओं की अवस्था अपितु मानसिक दशा भी सम्मिलित है। न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया और न साबित किया गया। तो न्यायालय में फिर ये क्वेश्चन खूब पूछा है, 50 बार पूछा, इतनी बार करा चुका ये क्वेश्चन। अब आएगा तो छोड़ दूंगा, अब आएगा भी नहीं वैसे। फिर आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में क्या परिभाषित नहीं है? क्या परिभाषित नहीं है? न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य, संस्वीकृति। तो क्या नहीं परिभाषित है? संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला। ये सभी, तो कौन ये तथ्य? सभी तथ्य हैं, सभी तथ्य। धारा 3 के अनुसार हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी तथ्य धारा 3 के पैरा के दृष्टांत 2 के दृष्टांत शंका और खा से यह स्पष्ट कि आमुक मनुष्य किसी मनुष्य द्वारा को सुना, देखना या कोई शब्द कहना क्या है? एक तथ्य है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? तो कौन सा तथ्य है? सोहन ने क्या देखी? गाय देखी। मोहन ने सोहन से जाने को कहा। शीतल की बड़ी इज्जत है। ये सभी तथ्य, तो ये सभी तथ्य हैं। धारा 3 में क्या तथ्य को परिभाषित किया गया? धारा 3 के अनुसार ऐसा कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो क्या हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम होता था। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, या उपयुक्त कथन सत्य है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। कोई मानसिक दशा जिसका भान क्या हो, किसी व्यक्ति को, तो क्या हो? तथ्य नहीं है, तथ्य है। तथ्य से एक अन्य दशा है, तथ्य नहीं है, वरन चित्त की एक स्थिति है। ये क्या है? एक तथ्य है। क्या है? एक तथ्य है। नेक्स्ट आ जाओ, कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो क्या हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, क्या है? एक तथ्य है। रट लेना तथ्य की परिभाषा। आमुक स्थान पर आमुक पदार्थ आमुक तरीके से व्यवस्थित है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना है या देखा है, या कि किसी मनुष्य ने आमुक शब्द कहे हैं। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। तो धारा 3 के बारे में क्या है? एक कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा, इसको 50 बार रटा रहे हैं, रट लेना। कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो। कोई मानसिक दशा जिसका भान क्या हो, किसी व्यक्ति को। तो क्या हो जाएगा? इसमें तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। तो ये क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य क्या पूछा? सुसंगत तथ्य पूछा है। सुसंगत तथ्य क्या है? विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, तार्किक रूप से सुसंगत होना है, विधिक और तार्किक दोनों रूप से। तो किसके? विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सुसंगत की परिभाषा, ये एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस नियम के निर्दिष्ट प्रकारों मतलब 5 से 55 तक की धाराओं में किसी प्रकार के सेवा तथ्य क्या हो जाते हैं? सुसंगत हो जाते हैं। तो वह एक दूसरे से क्या कहे जाएंगे? सुसंगत तथ्य कहे जाएंगे। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्तावेज को कहाँ डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है? दस्तावेज को कहाँ परिभाषित किया, दस्तावेज को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 3 में। ठीक है, प्राथमिक दस्तावेज को कहाँ बताया गया है? 62 में। ठीक है, द्वितीयक दस्तावेज को कहाँ बताया गया? 63 में। सही है। मौखिक साक्ष्य कहाँ बताया गया? 60 में। सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? का पर खा की हत्या का आरोप है। का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तत्व होता है? का ने खा की हत्या की। का एक ईमानदार व्यक्ति हो सकता है। का को खा से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला। खा को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था।
तो इसमें क्या पूछा, कौन सा विवादक तत्व हो सकता है? तो पहला हो सकता है, पहला हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? तीसरा हो सकता है, ईमानदार व्यक्ति का कोई तथ्य से कोई मतलब नहीं, सामाजिक सेवा, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, पहला और तीसरा। नेक्स्ट आ जाओ। आमुक स्थान में आमुक कुछ पदार्थ व्यवस्थित है, तो उसे क्या कहते हैं? एक तथ्य कहते हैं, एक राय कहते हैं, एक दस्तावेज कहते हैं, एक हेतु कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एक तथ्य कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 2 में तथ्य के में दृष्टांत के अनुसार यह कि आमुक स्थान पर आमुक क्रम में आमुक पदार्थ व्यवस्थित हो, तो ये क्या है? एक तथ्य है। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है कि साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं युक्त युक्त साधारण नियम, साक्ष्य के विधिक नियम, तार्किक नियम, उपयुक्त सभी। तो क्या होते हैं? साक्ष्य के विधिक नियम। ये कहाँ बताएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगत से संबंधित इन सब रुक जाओ, इसको देख लेता हूँ क्या दिया है। इस अधिनियम में लिखा है, ठीक है। इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार के से वह तथ्य दूसरे तथ्य से क्या संसक्त मतलब जुड़ जाता हो, अर्थात यह साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम में सम्मिलित होता है। मतलब जो ये कहाँ क्या बताएगा? एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहा जाएगा? जब वह तथ्य क्या होगा? धारा 5 से 55 तक की धाराओं से जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सुसंगत तथ्य हो जाएगा। अब आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? वे तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अधिनियमित किया जाता था, दूसरे द्वारा इनकार किया जाता, अधिमान्य के मतलब उसे एक्सेप्ट किया जाता, दूसरे द्वारा उसे डिनाई। तो ये सकारात्मक तथ्य, नकारात्मक तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक। तो जब एक आदमी एक्सेप्ट कर रहा, दूसरा आदमी डिनाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? विवादक तथ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवादक तथ्य। धारा 3 के पैरा में विवादक तथ्य को परिभाषित किया। इसके अनुसार ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में से ऐसे अधिकार, दायित्व या योग्यता जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता, अस्तित्व या अनस्तित्व या प्रकृति की विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेय होती है, तो विवादक तथ्य कहा जाता है। इस प्रकार किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अवकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को विवादक तथ्य कहा जाता है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से सम्मिलित किया गया? तो कब सम्मिलित किया? 17 अक्टूबर 2000। डायरेक्ट ये डेट याद रखना, खूब पूछा है ये भी, 17 अक्टूबर 2000। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है याचिका को, हलफनामा को, कथन को, दस्तावेज को। तो 2002 में किसको दिया गया है? हलफनामा को दिया, याद कर लेना। 2002 में किसने दिया साक्ष्य अधिनियम में? हलफनामा ने दिया, हलफनामा में दिया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 में शपथ पत्र को साक्ष्य नहीं होता है, इसे साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता, जबकि न्यायालय सिविल कार्रवाइयों के अधीन के दिन विशिष्ट तथ्यों को ऐसे शपथ पत्रों के द्वारा साबित किए जाने का आदेश न किया। फेडरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम लिमिटेड वर्सेस एंड्रोआ। शपथ पत्र का उपयोग साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता था प्राप्त कारणों से न्यायालय सिविल कार्रवाई के 1908 के आदेश 19 के अंतर्गत एक आदेश पारित करे। इस प्रकार सिविल संहिता अधिनियम 2000 में साक्ष्य के रूप में हलफनामा को अनुमति दे दी गई। ये इम्पॉर्टेंट कौन से? फेडरल इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र क्या होता है? साक्ष्य नहीं होता है, साक्ष्य है या एक क्या? तो सबसे पहले हम देखेंगे बेयर एक्ट में सबसे पहले दे देता है ये साक्ष्य नहीं है, तो उसी से मारेंगे। फेडरल वाला केस बाद में आया 2002 में, तो पहले क्या था? पहले जो बेयर एक्ट में दिया वो माना जाएगा, तो सामान्य रूप से उसे साक्ष्य
नहीं माना जाएगा। और कब उसे साक्ष्य माना जाएगा? जब वह सिविल कार्रवाइयों में आदेश 19 के अंतर्गत एक आदेश पारित करे, तब वो लागू होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं है, वार्तालाप से टेप रिकॉर्डिंग, शपथ पत्र, तो क्या है? यही शपथ पत्र तो आ गया, मार दो। दस्तावेज है, उपहास मतलब उपहासांकन मतलब व्यंग चित्र, कैरिकेचर इसे बोलते हैं, मुद्रा, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित शब्द, ये भी दस्तावेज है, दोनों दस्तावेज है। तीसरा क्या? मानचित्र एवं शिला चित्र, तो ये भी सभी हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो धारा 3 के अनुसार दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा, किसके द्वारा? लेटर द्वारा, या फिर उसके बाद किसके? नंबर द्वारा, फिर उसके बाद किसके द्वारा? कोई चिन्ह यानी कि मार्क द्वारा। ठीक है, तो LNM लेटर द्वारा, नंबर द्वारा या मार्क द्वारा, चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। तो उदाहरण है तो लेख मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र, रेखा चित्र, धातुपत्र, शिला या मुद्रण लेखा या उपहांसक आदि उपरोक्त सभी दस्तावेज हैं, जबकि केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है? दस्तावेज से अभिप्रेत है मानचित्र, शिला पर उत्कीर्ण लेख, मानचित्र और शिला पर उत्कीर्ण लेख, उपहांसक, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र शब्द, मुद्रित या शिला मुद्रित, तो ये सब सभी हो जाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? फोटो चित्र, मानचित्र, धातुपत्र पर उत्लेख और मौखिक साक्ष्य, तो कौन सा नहीं है दस्तावेज? मौखिक साक्ष्य नहीं है दस्तावेज। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन, एक फोटोग्राफ, किसी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश या प्रिंट आउट, किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में क्या हो जाता है? सुसंगत हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज है? एक मानचित्र, शिला मुद्रित शब्द, शिला पर उत्कीर्ण लेख युक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया जाता है, तो किसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दस्तावेज नहीं है, ये चोट खाली, बाकी ये तीनों दस्तावेज हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दस्तावेज के अंतर्गत कौन चीज नहीं आती है? दस्तावेज के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं आती हैं? लेखा, मानचित्र, टेलीफोन वार्ता, फोटो चित्र, तो कौन सी? टेलीफोन वार्ता नहीं आएगी। धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या होता है? एक तथ्य है, एक दस्तावेज है, एक राय है, एक हेतुक है, तो क्या है ये? एक दस्तावेज है। शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख एक क्या है? एक शिलालेख है। एक क्या है? शिलालेख है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, दस्तावेज में शामिल है, दस्तावेज में क्या शामिल है? एक शिलालेख, एक उपहांसक, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक शिला पर उत्कीर्ण लेख, तो क्या शामिल है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत क्या शामिल है? एक लिखित दस्तावेज, ठीक है, एक उपांशक, ये भी ठीक है, कैरिकेचर भी आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी आता है, एक शिलामुद्रित भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लिखित दस्तावेज, उपांशक, एक लिखित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक शिलालेख उत्कीर्ण धारा 3 में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, धारा 3 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानचित्र, रेखा चित्र, धातु पर उत्कीर्ण, उपांशक दस्तावेज नहीं है, उपांशक, ठीक है, कैरिकेचर है, तो ये यही सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यही आपका हो जाएगा, यही आपका। फिर आ जाओ, किसे सबूत नहीं माना गया? शपथ पत्र को, गवाहों को, तो न्यायालय के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज को, तो किसे नहीं माना गया? शपथ पत्र को नहीं माना। किसे नहीं माना गया? शपथ पत्र को नहीं माना गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? ये पढ़ लो,
परिभाषित किया गया। इस धारा के अनुसार साक्ष्य शब्द के अभिप्रेत इसके अंतर्गत वे सभी कथन या कथन जिसके जांचाधीन तथ्यों के विषय में के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए गए अनुज्ञा देता या अपेक्षा करता कि ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी सम्मिलित हैं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सब दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित है, तो ये कहाँ दिया गया है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। धारा 3 होगा ना दस्तावेज, तो इसमें है ही नहीं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य है। ठीक है, ये कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, कोई प्रमाणकारी बल साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह परिभाषा सामंड की है, पढ़ लेना। सामंड के अनुसार क्या दिया गया? कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ठीक है, आयोग ने इस प्रश्न को स्टीफन माना जो कि अस्वस्थ है। स्टीफन के अनुसार क्या था? साक्ष्य की परिभाषा निम्नलिखित है। साक्ष्य विधि का क्या है? उचित रूप में अर्थ लगाना तथा न्यायालयों से प्राप्त व्यवहारिक अनुमान को विवादाग्रस्त तथ्यों के प्रश्नगत विषय और सत्य एवं जांच करने की समस्या को लागू करने के लिए प्रमाणकारी बल पूछेगा तो सामान्य मार देगा। जहाँ भी प्रमाणकारी बल पूछेगा तो क्या मार दोगे? सामान्य मार दोगे। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय 2015 द्वारा निर्धारित निर्णयों में से निम्न में से किसमें अवधारित किया गया कि सीसीटीवी कैमरा का फिल्म का सर्वोत्तम साक्ष्य है? तो किसमें किया गया है ये अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीसीटीवी सर्वोत्तम साक्ष्य, अरे सॉरी, टोमासो ब्रूनो के बाद में। किसमें? टोमासो ब्रूनो के बाद में। टोमासो ब्रूनो के बाद में क्या बताया गया? सीसीटीवी कैमरा एक क्या है? सर्वोत्तम साक्ष्य। सीसीटीवी कैमरा एक सर्वोत्तम साक्ष्य। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठोस एफआईआर ठोस सबूत नहीं है, केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर क्या एक ठोस सबूत नहीं है। किसमें कहा गया? सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। ये खूब इंपॉर्टेंट केस है, सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट आ जाओ, इसको डायरेक्ट इसका यही पढ़ लो अंग्रेजी। पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य क्या होता है? जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। परिस्थितियां प्रकृति के निर्णायक होना चाहिए। परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। जबकि तीन इस प्रकार स्थापित है कि मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य के संदर्भ में नहीं। अतः कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा सही है। क्या होना चाहिए? जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? परिस्थिति प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। उसकी जो परिस्थितियां कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? निर्णायक होनी चाहिए। परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता और एक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। जबकि इस प्रकार स्थापित मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप पारिस्थितिक जन्य के साक्ष्य के संदर्भ में नहीं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष क्या है? एक न्यू के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य है, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य ए बी दोनों है। तो क्या कहता है? एक तथ्य जिससे एक निष्कर्ष की न्यू, तो कैसा है? न्यू के रूप में हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य हो जाएगा। उल्लेख नहीं है, निम्न प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया। किसका? पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्य का 59 में ये तो सब जानते ही हो। इसको तो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य का। अब आ जाओ,
कौन सा साक्ष्य एक प्रकार का नहीं है? कौन साक्ष्य का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा साक्ष्य का प्रकार नहीं है? पढ़ी गई साक्ष्य। पढ़ी गई साक्ष्य क्या है? साक्ष्य का प्रकार नहीं है। अनुश्रुत साक्ष्य भी है, मौखिक साक्ष्य भी है, द्वितीयक साक्ष्य भी है। अवांछनीय विधि से, अवांछनीय मतलब गलत विधि से प्राप्त साक्ष्य यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने कहा पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम LM वाधवा, हरप्रसाद बनाम शिवदयाल, कल्पना नाथ राय बनाम महाराष्ट्र राज्य, रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो पुष्पा देवी एम जाटवा बनाम इसमें क्या कहा गया और है कि अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। यदि यह अन्यथा सुसंगत है तो ये क्या हो जाएगा? ग्राह्य हो जाएगा। ये किसमें बताया गया? पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML वाधवा का केस। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML वाधवा का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप। किस निर्णय में पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, उत्तर प्रदेश बनाम MK एंथोनी, राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश, और शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र चंद। तो इसमें इसी में स्वर्णिम सिद्धांत शरद बिरदीचंद बनाम शारदा, ये खूब इंपॉर्टेंट है, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार। 5 स्वर्णिम सिद्धांत कहाँ दिया गया? शरद बिरदीचंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है। साबित, न साबित, साबित नहीं हुआ, उपयुक्त में से सभी नहीं। तो कौन सा? साबित नहीं, न साबित, साबित नहीं हुआ नहीं, न साबित। 3 के पैरा 8 के अनुसार कोई तथ्य न साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसका तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किससे संबंधित? टेप रिकॉर्ड से संबंधित है। RM मलकानी बनाम इसका किससे? टेप रिकॉर्ड से संबंधित। टेप रिकॉर्ड को क्या दस्तावेजी साक्ष्य माना गया, रजिस्ट्री के रूप में सुसंगत माना गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य नहीं है? तो क्या साक्ष्य नहीं है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, मूक साक्षी का बयान और न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक CD। मूक साक्षी का बयान 119 के अंतर्गत है तथा न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक CD धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की क्या आती हैं? श्रेणी में आते हैं। किंतु सुनवाई के दौरान किसी भी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित है केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि, केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन के लिए, और क्या है A और B। तो क्या होता है? सूचनादाता के क्या हो जाता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग केवल सूचनादाता को संपुष्टि तथा उसके खंडन करने, सूचनादाता अगर कोई बाद में कोई चीज़ कर रहा है तो उसके खंडन के लिए उस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कब कहा जाता है? जब वह न साबित हुआ हो, जब वह क्या हुआ हो? न साबित हुआ हो। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने से के पश्चात यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिसंभाव्य समझे कि उन तथ्यों का अस्तित्व नहीं है, जब वह ना तो साबित किया गया और ना साबित किया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जब वह ना तो साबित किया गया और ना ही ना साबित किया गया। तो इसको पढ़ लो डिटेल में क्या कहता है। इस धारा 3 निर्वचन खंड के अनुसार कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया और ना साबित किया गया।
कोई कोई तथ्य न साबित कहा जाता जब क्या होता है, न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विषयों पर विचारों उपरांत या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व के इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशेष मामले की परिस्थितियों पर किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं कहा जाएगा, कोई तथ्य साबित नहीं कहा जाएगा जब वह गलत साबित हो, जब न्यायालय विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, सामान्य प्रज्ञान व्यक्ति यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, जब वह ना तो साबित हुआ हो ना न साबित हुआ हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत साबित नहीं हुआ है का तात्पर्य साबित न साबित, ना तो न साबित, ना तो ना साबित हुआ ना न साबित हुआ। यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कहता है, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी है, तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय में जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, सुसंगत तथ्य है, नहीं है, सुसंगत तथ्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सुसंगत तथ्य है, सुसंगत तथ्य है। तो इसको क्या कहते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा कुछ परिभाषाएं स्थापित की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणकर्ता अधिकारी की परिभाषा भी सम्मिलित है। इस परिभाषा के अनुसार जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी, तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए गए सुसंगत तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किस धारा के अधीन उपधारणा करेगा निश्चायक सबूत? किस धारा के तहत? धारा 4 के तहत। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 के तहत। नेक्स्ट आ जाओ, इसका केवल यही पढ़ लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पैरा 4 के अनुसार जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, या वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा और जब तक कि वह न साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकते हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 में यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक कि वह न साबित नहीं किया जा सकता। जब तक वह क्या नहीं किया जा सकता है? न साबित नहीं किया जा सकता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। साबित मानेगा यदि और जब तक कि वह न साबित नहीं किया जाता है उसके सबूत की मांग करेगा। साबित मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा देगा। तो उपधारणा करेगा क्या मतलब होता है? उपधारणा करेगा मतलब होता है कि न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा जब तक कि क्या उसे न साबित नहीं किया जाता है, जब तक उसे न साबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्प्शियो जूरिस केवल, प्रिजम्प्शियो होमस केवल, उक्त दोनों, तो दोनों सम्मिलित है। विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा दोनों सम्मिलित है। तो प्रिजम्प्शियो जूरिस और प्रिजम्प्शियो ह्यूमनस धारा 112 के अंतर्गत धर्मच्युत की उपधारणा विधिक उपधारणा का एक दृष्टांत है। धारा 107 उत्तरजीविता की उपधारणा, यह किसकी? तथ्य की उपधारणा है। तो प्रिजम्प्शियो जूरिस और प्रिजम्प्शियो ह्यूमनस। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए? तो किस शब्दावली में व्यक्त किए हैं? निश्चायक सबूत में। अखंडनीय उपधारणा कहते निश्चायक, जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य को साबित मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। अतः विधि की अखंडनीय उपधारणा निश्चायक सबूत शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अरे यार,
उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता की अवधारणा को बताया क्या? एक मौलिक आधार, संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार। तो क्या बताया? मानव अधिकार बताया। विधि की सार्वभौमिक मान्यता को कि व्यक्ति निर्दोष होता है जब तक कि उसे संदेह से परे साबित न कर दिया जाए। मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत से अधिकार प्रदान किए गए जिसमें मनुष्य के नाते अपरिहार्य माना गया, इसलिए इसे मानव का अधिकार कहा जाता है। ओमेनिया प्रेसुमनेटर राइट इन एक्टा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब होगा सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। सभी तथ्यों का क्या किया जाना? उचित अवधारित किया जाना। उचित अवधारित किया जाना। नेक्स्ट आ जाओ। तथ्यों की सुसंगति पार्ट 2 आ जाओ। ये कहाँ से? 5 से 55 तक में। एविडेंस में बी गिवन ऑफ ऑल फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स बट नॉट फैक्ट इन इशू। तो कौन से? विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट कौन सी धारा बताती है? धारा 5 बताती है। किस धारा में बताया कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जाएगा? तो किसमें? धारा 5 में। धारा 5 में बताया गया कि विवादक तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा। ए का परीक्षण बी की हत्या करने के लिए किया जाता है जो एक गधा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ए का गधा से बी को मारना विवादक है। ए की सी से बातचीत, ठीक है, ये अभी देख लो, इसमें सी कोई है ही नहीं, तो क्या मतलब? इसका तो कोई मतलब, यही हमको तो लग रहा है बी ऑप्शन। ए का गधा से बी की मृत्यु कारित करना, ये भी वो है। ए का बी की मृत्यु कारित करने का इंटेंशन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम ये किस पे? ये गधा वाला दृष्टांत किस पे है? गधा वाला दृष्टांत याद कर लेना। ये धारा 5 के का पे खूब पूछता मेंस में दृष्टांत से खूब क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से जितने दृष्टांत हैं उसको अच्छे से देख लिया करना। साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ? तो किस धारा में? उसी तो धारा 6 में। धारा 6 में क्या प्रयोग किया गया? वो धारा 6 में उसी संव्यवहार के भाग का बनने शब्द का प्रयोग किया जो आंग्ल विधि में रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया? तो धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? रेस जेस्टे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या है कि आंग्ल विधि रेस जेस्टे के सिद्धांत का है भारत में कोई महत्व नहीं है, भारत में महत्व है। भारत के महत्व और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में समावेशित किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में समावेशित किया गया। तो किसमें किया गया? रेस जेस्टे को 6 में समावेश। आंग्ल विधि में रेस जेस्टे के सिद्धांत का महत्व भारत में महत्व है, इसलिए इसे भारतीय धारा 6 में समाविष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य होता है समानार्थी, ना तो समानार्थी ना ही विस्तारणीय, समविस्तारणीय, समार्थी तथा समविस्तरणीय। तो क्या होगा? ना तो समानार्थी होता ना ही समविस्तरणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है किंतु इस प्रकार विवादक तथ्य से जुड़े हैं जो एक ही संव्यवहार का भाग बन जाते हैं। संबंधित तथ्य को कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, सुसंगत नहीं होते हैं, अंशरूप साक्ष्य होते हैं, प्राथमिक साक्ष्य। संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत पे इसी को रेस जेस्टे कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांतों के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। वे तथ्य भले ही विवादक तथ्य नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्य से जुड़े होते हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग होते हैं और वे संबंधित तथ्य कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जो विवादक ना होते हुए किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त मतलब जुड़े हुए हैं, वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं,
चाहे उस समय उस स्थान पर या विभिन्न समय या विभिन्न स्थान पर घटित हो। तो यह संगत है, सुसंगत है। तो ये क्या है, ये सुसंगत है। यही पूरी डिफिनीशन सेक्शन 6 की दी हुई है। जब सेक्शन 6 उठा के पढ़ोगे तो पूरी डिफिनीशन यही दी हुई है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं जो उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, सुसंगत तथ्य कहा जाता है। तो वे उसी समय घटित हुए हैं, वे अलग अलग समय पे घटित हुए हैं। तो ए और बी, तो ये इंग्लैंड और भारत में यही अंतर है। उसमें लिखा था उसी समय और उसी स्थान पर, लेकिन इसमें विभिन्न समय या विभिन्न स्थान, तो दोनों यहाँ पे सुसंगत बनाया गया। देखो पढ़ लो। धारा 6 के भाग के होने वाले तथ्यों की सुसंगति के विषय में उपबंधित करती, जिसके अनुसार जो तथ्य विवादक ना होते हुए वे किसी विवादक से तथ्य से इस प्रकार संसक्त होते हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हों, वे सुसंगत तथ्य होंगे। वे उसी समय और उसी स्थान पर, ये देखो ये इतना चीज इंग्लैंड में है, उसी समय और उसी स्थान पर, या विभिन्न समय या विभिन्न स्थान पर घटित हुए हों, ये केवल भारत में है। ये इंग्लैंड में नहीं है, ये केवल भारत में विभिन्न समय और विभिन्न स्थान कहाँ पे है, भारत में सुसंगत बनाया गया है। अब आ जाओ फिर उसके बाद कौन सी धारा इस सामान्य नियम का अपवाद है कि अंशुर साक्ष्य नहीं है, अंशुर साक्ष्य नहीं है। तो ये कौन सी धारा 6। धारा 6 क्या कहता है, रजिस्ट्री के अनुसार ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक ही समव्यवहार के भाग हो, अतः रजिस्ट्री का नियम अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते का अपवाद है। तो ये भी तो अनुश्रुत साक्ष्य ही है, तो लेकिन ये अनुश्रुत साक्ष्य का क्या हो जाएगा, सेक्शन 6 अपवाद हो जाएगा। खूब पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है कि एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ क्या देखा, आर बनाम फोस्टर वाला केस है ये, ठीक है, आर बनाम फोस्टर का केस। जब पढ़ोगे आर बनाम फोस्टर का केस तो यही है, जिससे कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी। पति ने एक दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। क्या हो गई, तो पत्नी का साक्ष्य दिया जा सकता है। दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा, हाँ या मृत्युकालिक कथन की घोषणा है, नहीं या मात्र अंशुत साक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है, क्या है, नहीं, क्योंकि यह क्या थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यार, सॉरी, इसको बड़ा कर लूँ। क्या है इसमें, नहीं, क्योंकि यह विशेष सूचना है। हाँ, यह रजिस्ट्री का भाग है। तो ये क्या है, रजिस्ट्री का भाग है। भागता हुआ ट्रक देखती है लेकिन वो दुर्घटना नहीं देखती है, तब भी उसको रजिस्ट्री का भाग मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। सामलदास, खूब इंपॉर्टेंट, सावलदास बनाम बिहार राज्य, सामलदास बनाम बिहार राज्य। किससे, रेस जुडिकेटा के नियम से, विबंधन के अन्यत्र होने के बचाव से, रेस जस्टिस। किससे, रेस जस्टिस से। क्या कहता है सामलदास बिहार राज्य, सामलदास में क्या कहता है, सामलदास बनाम बिहार राज्य के बाद में, बच्चे का रोना जब उसकी मां को उसके पिता के द्वारा मारा जा रहा था एक ही समव्यवहार के रूप में माना गया और इससे एक साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया। 1872 की धारा 6 में रेस जस्टिस के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक ही समव्यवहार के भाग हों। नेक्स्ट आ जाओ, आर बनाम मलकानी का वाद। आर बनाम मलकानी का वाद भारतीय साक्ष्य उच्चतम निर्धारित किया प्रासंगिक बातचीत समकालीन टेप रिकॉर्ड प्रासंगिक तथ्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसमें है, ये भी रजिस्ट्री में आर बनाम मलकानी का। आर बनाम मलकानी का क्या है, एक ही समव्यवहार का भाग होने संबंधी तथ्यों की सुसंगत रजिस्ट्री से संबंधित है। इस वाद में अब निर्धारित किया गया कि टेप रिकॉर्ड पर की गई वार्तालाप 6, 7 और 8 तीनों के अंतर्गत क्या हो जाएगी, सुसंगत हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, किस वाद में अब निर्धारित हुआ कि टेप रिकॉर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7 तो अभी ऊपर बनाया, आर बनाम मलकानी वाले केस में अभी ऊपर बताया हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किस केस में टेप रिकॉर्ड को रजिस्ट्री को मान्य ठहराया, किसमें बताया, काठी कालू यूसुफ अली उत्तर प्रदेश। तो ये किसमें, यूसुफ अली वाला। जब यूसुफ अली बनाम 1968 के मामले सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित टेप रिकॉर्ड पर की गई बातचीत को सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। तो यूसुफ अली और अपना मलकानी वाला केस ये भी देख लेना, यूसुफ अली का केस, यूसुफ अली का केस। यूसुफ ये भी टेप रिकॉर्ड पर, लेकिन इसने क्या कहा है, इस वाद में कहा गया कि टेप रिकॉर्ड पर की गई बातचीत को किससे सावधानी पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है यूसुफ अली के बाद में। नेक्स्ट आ जाओ,
साक्ष्य में टेप रिकॉर्ड बातचीत स्वीकार्य है अगर बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, बातचीत से अपराधी को बचाया जा सकता है, बातचीत मुद्दों में मामलों के लिए प्रासंगिक है परंतु अन्य की पहचान नहीं हुई है, बातचीत मुद्दों के मामले में प्रासंगिक एवं अन्य की पहचान हो गई है। तो इसमें कौन सा पहचान हो गई है, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आ जाओ आ पर बा को पीट कर उसकी हत्या करने का क्या है, अभियोग है। निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है, कौन सा तथ्य सुसंगत है। आ ने बा को जो कुछ कहा था, पीटने के समय आ या बा के पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, पीटने के थोड़े समय पश्चात आ के पास खड़े व्यक्तियों में से जो कुछ कहा गया उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, तो ये क्या है, देखो इसको पढ़ लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंत एक ही समव्यवहार के भाग रजिस्ट्रे होने के कारण तथ्य की सुसंगतता क्या है, विवादक तथ्यों आ ने बा को पीट कर उसकी हत्या की, उक्त तथ्य इस प्रकार संग सकते हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग माने जा सकते हैं। किसमें है, दृष्टांत आ के, ये दृष्टांत का है, ये सब पूछता है, ये मेंस में एपीओ के मेंस में भी पूछता है। दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें दृष्टांत एविडेंस के दृष्टांत खूब रट लेना, वो मत छोड़ना। अब आ जाओ का एकमात्र सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर उसके संपत्ति नष्ट की जाती, फौजों पर आक्रमण किया जाता और जेल तोड़कर खोली जाती, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे का उन सभी में उपस्थित रहा हो या नहीं। इन तथ्यों को घटित होना सुसंगत है, क्योंकि अब नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि वे सुसंगत तथ्य घटित हुए हैं, कि वे सुसंगत तथ्यों की तैयारी, वे सुसंगत तथ्यों का परिणाम, वे साधारण समव्यवहार के भाग है। तो वो क्या है, साधारण समव्यवहार के का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों को घटित होना एक ही साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 6 के, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक ही आदमी या कि आदमी ने कुछ सुना या कहा है, ये क्या है, ये क्या, कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह एक तथ्य है, सही है। नक्शा या प्लान दस्तावेज है, सही है। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतिलिपियां साक्ष्य हैं, सही हैं। फिर उसके बाद तथ्य को विवादक तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि एक ही समव्यवहार के अंग हो, रूल इन निसी, तो यही क्या है, रूल इन निसी नहीं, रेस जस्टे है, तो यही एक गलत हो जाएगा। विवादक तथ्य से संलग्न है तो एक ही समव्यवहार के भाग हों, आंग्ल विधि में रेस जस्टे का सिद्धांत कहते हैं, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 6 में समाविष्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, सुसंगत तथ्य क्या है, का खा की हत्या के लिए क्या हो रहा, विचारण होता। तथ्य है कि खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है, खा ने का से धन जबरदस्ती वसूला, खा विवाहित था, खा ने का की जानकारी को लोग विदित करने के लिए धमकी दी। इसमें क्या हो जाएगा, धमकी दी में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्या कहता है कि का खा की हत्या के लिए क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, तथा कि खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है, तो ये रिलेवेंट होगा, हाँ ये वो जानता है तो ये रिलेवेंट हो जाएगा। खा ने का से धन जबरदस्ती वसूला था, हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। और खा विवाहित था, तो विवाहित होना कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है। खा ने का को जानकारी को लोग विदित करने, मतलब सभी को बता देने की क्या धमकी दी थी, तो ये भी सुसंगत हो गया। तो इसमें कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1872 रेस जस्टे का सिद्धांत लागू केवल दीवानी, केवल फौजदारी मामलों में और केवल प्रशासनिक मामलों में, या ए और बी दोनों में, तो ये दोनों में लागू होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगत का उपबंध किया गया, जिसे इंग्लैंड में रजिस्ट्री कहा जाता है। यह सिद्धांत दीवानी और फौजदारी यानी कि सिविल में प्लस क्रिमिनल में, सेक्शन 6 दोनों में अप्लाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है, खूब याद कर लेना, 50 बार याद कर लेना। सिविल और क्रिमिनल में दोनों में रजिस्ट्री लागू होता है। अब आ जाओ कि क्या का ने खा को लूटा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, खा की जेब में रुपए थे, या सुसंगत तथ्य है, ठीक है। का ने खा को रुपए बताए थे, यह सुसंगत तथ्य है। का ने खा के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं, ये भी सुसंगत तथ्य है, ठीक है। फिर उसके बाद
खा ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है, ये भी सुसंगत होगा। तो यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही क्या होगा, इसमें क्या पूछा था, गलत कथन पूछा था। तो अब आ जाओ, खा की जेब से खा की जेब में रुपए खा ने का को बताए थे और खा ने का के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं। ऐसे तथ्य जो अपराध कारित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, अवसर। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 7 के अंतर्गत क्या होंगे, सुसंगत होंगे। अवसर प्रदान करेंगे तो कहाँ सुसंगत होंगे, धारा 7 के अंतर्गत। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है। तो धारा 7 अवसर को, कारण को, प्रयोजन को और प्रभाव को, तो किसको सम्मिलित नहीं करती, सम्मिलित नहीं करती है। तो किसको नहीं करती है, प्रयोजन को नहीं करती है। अवसर, कारण और प्रभाव को ये सम्मिलित करती है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्र हुए हैं सुसंगत है। 6, 7, 8, 9। तो गुत्थम गुत्था वाला एक उदाहरण उसमें दिया होगा। जब बेयर एक्ट खोलोगे तो 7वें में गुत्थम गुत्था वाला एक उदाहरण दिया होगा। वो कहाँ है, वो यही 7 वाला 7 में है। ठीक है, तो ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 7 के अंतर्गत चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्र हुए, दृष्टांत खा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में किन तथ्यों के संबंध में सुसंगत का नियम प्रतिपादित किया गया। हेतु का, तैयारी का, पूर्ववर्ती पश्चातवर्ती आचरण का, उपयुक्त में से सभी का। तो इसमें क्या कहा गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी को दर्शित या गठित करते सुसंगत हैं। जबकि धारा के दूसरे पैरा में पक्षकार उनके अभियोगकर्ता एवं भुक्तभोगी व्यक्तियों के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण के बारे में सुसंगतता का प्रावधान है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 संबंधित नहीं है हेतु से, तैयारी से, पूर्ववर्ती पश्चात आचरण से, साक्ष्य से। तो किससे नहीं संबंधित है, तो साक्ष्य से। धारा 8 किससे, साक्ष्य से नहीं संबंधित। हेतु भी है, तैयारी भी, पूर्व पश्चात का आचरण भी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। 8 में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सुसंगत में सम्मिलित नहीं है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा, इसको रट लेना, आशय नहीं है। हेतु, तैयारी और आचरण है। अब आ जाओ इसमें, विश्व द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि खा की मृत्यु से पूर्व का ने खा को दिए गए विष जैसा उपता सुसंगत है, सुसंगत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, आंशिक रूप से सुसंगत, ना तो सुसंगत है ना तो असंगत है। तो उक्त समस्या में खा की मृत्यु कार्य करता है, दर्शित करता है। भारतीय साक्ष्य क्या है, ये कैसा है, ये धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। आरोपित अपराध के लिए हेतु के अस्तित्व का साक्ष्य एक कथन का साक्ष्य किसी आचरण के अनुषंगिक है जो कथन के अतिरिक्त या अन्य कृत्यों का स्पष्टीकरण करता है। उस कथन का साक्ष्य जो ऐसे व्यक्ति का आचरण प्रविष्ट करता हो या उस पर असर डालता हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है। कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सुसंगत नहीं है। तो इसको पढ़ लो, इसका दृष्ट ये भी इम्पोर्टेंट रहता। धारा 8 के अनुसार क्या कहता है, इसको बड़ा कर लो। आरोपित अपराध के लिए हेतु के अस्तित्व का साक्ष्य सुसंगत है एक कथन का साक्ष्य जो किसी आचरण का अनुषंगी हो अथवा जो कथन के अतिरिक्त अन्य कृत्यों का स्पष्टीकरण करता सुसंगत है। उस कथन का साक्ष्य जो किसी व्यक्ति का आचरण प्रभावी करता हो या उस पर असर डालता हो या जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है, किंतु धारा 8 के दृष्टांतता के दूसरे खंड के अनुसार कोई परिवाद किए बिना लूट का कृत्य का कथन सुसंगत नहीं होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, खा की हत्या के लिए का विचारण हो रहा है। तो किसके, खा की हत्या के का विचारण हो रहा है। का ने गा की हत्या की खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है और खा ने अपनी इस
इस जानकारी को लोक विदित मतलब सभी को बताने की उसने धमकी दे दी। का से धन उपाहति करने का प्रयत्न किया करता था। तो इसमें कौन, धारा 9 के, धारा 8 के, धारा 11 के, धारा 7 के। खूब इंपॉर्टेंट धारा, ये खूब पूछता है, ये मेंस में भी खूब पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो धारा, ये खूब पूछता है। यूपीएपीओ के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये दृष्टांत सीधे सीधे उठा के पूछ लेता है मेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न यह है कि क्या आ को लूटा गया है, या तथ्य कि उसमें से किसी शिकायत को किए बिना कहा गया कि उसे लूट लिया गया। सुसंगत तथ्य की तैयारी दर्शित करते हुए सुसंगत है, आचरण को दर्शित करते हुए सुसंगत है। नेक्स्ट आ जाओ। सुसंगत तत्प्रभाव को दर्शित करते सुसंगत है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 तथा 157 के अंतर्गत। तो किसके, 132 और 157 के क्या है, यद्यप ए ने कथन किया कि लूट किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है, किंतु यह धारा 32(1) और धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। कापन निकृष्ट आचरण का लांछन मतलब गलत आचरण का लांछन मतलब लांछन लगाने का वाले अपमान लेख के लिए खा पर का वाद लाता। खा मतलब प्रतिज्ञान करता है कि एक्सेप्ट करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अपकथित सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकता। विवादक तथ्य के हेतु के रूप में, विवादक तथ्य के प्रभावित आचरण के रूप में, विवादक तथ्य के पुनर्स्थापना के रूप में, विवादक तथ्य की तैयारी के रूप में। तो विवादक तथ्य की पुनर्स्थापना के रूप में, इसको पढ़ लो। इसको क्या, उपयुक्त समस्या पक्षकारों के उस समय की स्थिति और संबंध में अपमान लेख प्रकाशित हुआ था, विवादक तथ्य की पुनर्स्थापना के रूप में। धारा 9 मतलब पुनर्स्थापना मतलब उसकी जानकारी के लिए, जानकारी पता करके किया गया है ना, तो धारा 9 के तहत सुसंगत हो जाएगा। अब आ जाओ, का बलबा के लिए विचारित किया जा रहा और उसका भीड़ के आगे आगे चलना खूब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खूब 50 बार पूछता है ये। सुसंगत की क्योंकि यह सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें या की गई बातें संव्यवहार की प्रकृति में स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। हेतु और तैयारी को स्पष्ट करने वाले कारण से तथ्य के अवसर कारण के परिणाम को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। इसको पढ़ लो। क्या कहता है कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्यों का साक्ष्य के धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। यह धारा 9 के साथ संलग्न दृष्टि चाह पर आधारित है, जिसमें उपयुक्त परिस्थितियों में भीड़ भाड़ की आवाज़ों को संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए क्या माना गया, सुसंगत माना गया। नेक्स्ट आ जाओ। आप पर चोरी का अभियोग है, उसे चोरी की संपत्ति बा को देते हुए देखा गया। बा को संपत्ति आ की पत्नी को देते हुए देखा गया। बा संपत्ति देते हुए कहता है कि आ ने कहा कि यह तुम्हें उन्हें छिपा देना, सुसंगत है, जबकि बा ने अनुमति दे दी है, सुसंगत नहीं है। सुसंगत है उस तत्व को स्पष्ट करने के लिए जो उसी संव्यवहार का भाग है, विवादक तत्व। तो क्या है, सुसंगत है उसी तत्व को स्पष्ट करने के लिए जो उस संव्यवहार का भाग है। इसको पढ़ लो बढ़िया से, ये भी खूब पूछता है। समस्या बा का कथन उस तत्व को स्पष्ट करने के लिए जो उसी संव्यवहार का एक भाग होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 9 के अधीन सुसंगत है। धारा 9 के अनुसार ऐसे तत्व सुसंगत हैं जो किसी विवादक या सुसंगत तत्व को स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक है, या जो तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या जो किसी ऐसे वस्तु या व्यक्ति की अनंतता स्थापित करते हैं जिनकी अनंतता सुसंगत है, या जो समय या स्थान निश्चित करते हैं जब या जहां कोई विवादक या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, या उसमें पक्षकारों संबंधित दर्शित करते जिनके द्वारा किए गए तथ्य का क्या हुआ, संव्यवहार किया गया था। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीधे सीधे पूछ लेता, खूब इंपॉर्टेंट है, शिनाख्त परेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है ये भी।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिनाख्त परेड कहाँ दिया? 7 में, 8 में, 9 में, 11 में। किस में दिया? 9 में। शिनाख्त परेड किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान बताने वाले तथ्य को क्या कहते हैं? शिनाख्त कहते हैं। फोटो के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान। साक्ष्य में स्वीकार, साक्ष्य में अस्वीकार है। संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति होना साक्ष्य में स्वीकार नहीं है, क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति होना चाहिए। साक्ष्य में स्वीकार है। फोटो द्वारा पहचान साक्ष्य में स्वीकार है। नेक्स्ट आ जाओ। एक मामले में अनुसंधान रिसर्च के दौरान आयोजित पहचान परेड भारतीय साक्ष्य। पहचान परेड कहाँ? जैसे पहचान परेड मारोगे तो धारा 9 मार देना। नेक्स्ट आ जाओ। शिनाख्त परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सारवान साक्ष्य है, पुष्टिकारक साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य है और कोई साक्ष्य नहीं। तो ये पुष्टिकारक है। पहचान करता तो ये पुष्टिकारक, पुष्टि करता। शिनाख्त परेड क्या है? पुष्टिकारक। खूब इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। ये कैसा है? पुष्टिकारक है। कैसा है? पुष्टिकारक। धारा 9 में कैसा? पुष्टिकारक के अंतर्गत वर्णित धारा 9 दृष्टांत खा इसी प्रकार पुष्टि करता संतोष सिंह बनाम इजहार हुसैन के बाद में न्यायालय ने अब निर्धारित किया शिनाख्त का प्रयोग केवल न्यायालय के कथन को संपोषक के रूप में किया जा सकता। संतोष सिंह बनाम अजहर हुसैन, संतोष सिंह बनाम अजहर हुसैन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वे तथ्य सुसंगत तथ्य हैं जो किसी स्थान, नाम, तिथि, संबंध या पक्षकारों की पहचान या स्पष्टीकरण देते या पुनर्स्थापना स्थापित करते। सुसंगत किस? धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 11 में। किस में? धारा 9 में। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहचान की कार्रवाई साक्ष्य अधिनियम की एक सारवान साक्ष्य संपोषक अभी बताया ऊपर। तो ये कौन सा? ये वाला केस इसका इम्पॉर्टेंट है। मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2010। ये केस खूब इम्पॉर्टेंट है। मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किससे संबंधित है? संपोषक साक्ष्य माना गया। कहाँ बताया गया? मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। शिनाख्त परेड संबंधित महत्वपूर्ण वाद कौन सा है? तो शिनाख्त परेड में एक ये भी वाद इम्पॉर्टेंट है। रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य। रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य। इसको बड़ा करके पढ़ लिया जाए थोड़ा। रामनाथन बनाम तमिलनाडु के बाद शिनाख्त परेड किससे? शिनाख्त परेड से संबंधित है। इसमें शिनाख्त परेड की कार्रवाई का ढंग बताया। क्या बताया गया है? ढंग बताया गया। जिस व्यक्ति पर शक होता है और उसे कई व्यक्तियों के साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाता और पहचानने और मौके पर गवाह व्यक्ति द्वारा पहचान कराई जाता है। पहचान हो जाने पर साक्ष्य बन जाता है। उसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा तथा कार्रवाई तब करना आवश्यक होगा जब मौके पर गवाही साक्षी का नाम नहीं बता पाता, परंतु वे दावा करते हैं कि उसे पहचान की है। यदि सामने आए तो ऐसा शिनाख्त दोनों पक्षकारों के हित में होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? ये खूब इनमें से कोई भी, इनमें से पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, मजिस्ट्रेट भी। इसमें मानना कोई भी व्यक्ति। शिनाख्त परेड कौन कर सकता? खूब इंपॉर्टेंट है। शिनाख्त परेड कौन कर सकता? पूछता है। शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती, किंतु पहचान कार्रवाई करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता किसको दी जाएगी? मजिस्ट्रेट को। विवादक तथ्य जो विवादक तथ्य का क्या है? परिणाम है। तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग है तो रजिस्ट्रे हो जाएगा। तथ्य जो विवादक तथ्य की क्या तैयारी दर्ज करता। तथ्य जो क्या करता? पुनर्स्थापना और स्पष्टीकरण, तो पुनर्स्थापना और स्पष्टीकरण 9 में हो जाएगा। विवादक तथ्य क्या? परिणाम, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, तो 7 में। और ये तैयारी, प्रिपरेशन, तो ये 8 में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो क्या, जो तथ्य क्या परिणाम दर्शित करते हैं। अरे सॉरी, गलत बता दिया क्या मैं? परिणाम सही तो बताया हूँ, हम ही कंफ्यूज है। चलो ठीक है। जो तथ्य परिणाम दर्शित करते हैं 7 में, एक ही संव्यवहार 6 में, जो तथ्य तैयारी दर्शित करते हैं 8 में, जो पुनर्स्थापना करते हैं 9 में। नेक्स्ट आ जाओ।
निश्चायक सबूत कहाँ दिया है? निश्चायक सबूत धारा 4 में दिया, तो बी का चौथा ऑप्शन, बी का चौथा, ये 2 में हो जाएगा। हेतु कहाँ दिया है? हेतु कहाँ दिया है? 8 में दिया है। हेतु कहाँ दिया? 8 में। प्राथमिक दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य कहाँ दिया गया? ये दिया तुम्हारा 62 में। प्राइवेट दस्तावेज 75 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेतु कहाँ दिया? 8 में बताए हैं। निश्चायक सबूत 4 में बताई दिया। प्राथमिक साक्ष्य 62 में। प्राइवेट दस्तावेज 75 में। नेक्स्ट आ जाओ। मिर्जा अकबर बनाम एम्परर, खूब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेंस में भी के लिखने को खूब। मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर किससे संबंधित है? धारा 10 पे संबंधित है। धारा 10 से संबंधित है। मिर्जा अकबर बनाम किंग, इसमें कौन थे? लॉर्ड राइट थे। कौन थे? लॉर्ड राइट ने क्या कहा? कहा कि इस धारा में साक्ष्य ग्राह्य होता है क्योंकि जो बात की गई या लिखी गई है वह सामान्य उद्देश्य के बारे में और उसे अग्रसर करने के लिए होनी चाहिए। तो ये कौन बताता है? धारा 10 बताता। अब आ जाओ। यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि का भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र में सम्मिलित है, षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ, किंतु वह केवल खा को जानता था जिससे षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान में सशस्त्र आयुध गोला बारूद उत्पाद किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य का को उसमें सह अपराधी साबित करने के लिए सुसंगत होगा? गा ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते से धन संग्रह किया। घा ने मुंबई के लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उत्प्रेरित किया, सुसंगत नहीं है। का ने गोला बारूद का उपयोग संसद भवन को उड़ाने के लिए किया किंतु उसका प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उपरोक्त प्रयास के बाद का गोला बारूद को पुनः सप्लाई करने के लिए खा को पत्र लिखता। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको पढ़ लो। ये किसमें? धारा 10 के दृष्टांत पर, जिसके अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों को षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत माना जाता है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति उसका पक्षकार था। प्रस्तुत समस्या में मात्र यह कि गा ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया धारा 10 के आकर्षित होने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि यह दर्शित न हो कि उक्त धन का उपयोग उस षड्यंत्र में किया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातों को किस धारा के अंतर्गत सुसंगत बनाया गया है? किस धारा के अंतर्गत सुसंगत बनाया गया? धारा 10 के अंतर्गत सुसंगत बनाया गया। नेक्स्ट आ जाओ। षड्यंत्रकारी या साजिश से संबंधित सबूत। षड्यंत्रकारी का सामान्य उद्देश्य और उसके अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य, साजिशकर्ता का सामान्य इरादा और उसके अनुसरण में कुछ लिखित होना, साजिशकर्ता का सामान्य इरादा एवं उसे आगे बढ़ाने के उसमें से किसी ने कुछ भी कहा या किया या लिखा हुआ, साजिशकर्ता का सामान्य उद्देश्य या गवाह का बयान। तो साजिशकर्ता का सामान्य इरादा, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसमें किसी ने कुछ भी कहा या लिखा हुआ हो, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा एजेंसी के सिद्धांत पर? तो ये भी खूब इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी किस पे है? 10 पे। अभिकरण के सिद्धांत किससे? सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों को किससे? धारा 10 से संबंधित। अब नेक्स्ट आ जाओ। कौन सी धारा किसी षड्यंत्रकारी के अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र के संबंध में कही या की गई या लिखी गई बातों को साथ षड्यंत्रकारी के विरुद्ध सामान्य आशय में सुसंगत किया जाएगा? किस धारा 10 में। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सेकंड लास्ट पेज है आज का। निम्नलिखित में से किस धारा के उपबंधों में जो अन्यथा सुसंगत नहीं, कब सुसंगत शब्द का
प्रयोग किया गया। तो धारा 11 में, अब इसको डिटेल में पढ़ लो क्या कहता है, खूब इंपॉर्टेंट है, धारा 11 से खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। धारा 11, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत शब्द का प्रयोग किया गया। धारा 11 में प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाता। धारा 11 के अनुसार वे तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, वे सुसंगत होते हैं जबकि वह विवादक और सुसंगत तथ्य से असंगत हों। धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 7 में वे तथ्य विवादक तथ्य के प्रसंग, हेतु या परिणाम है। धारा 10 में सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातों का प्रावधान किया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से निम्न धाराओं में से किसमें अन्यत्र उपस्थिति संबंधी प्रावधान दिया। अन्यत्र उपस्थिति कहाँ दिया है, 11 में। ये खूब इंपॉर्टेंट, 11 50 बार बता रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछता है। धारा 11 अन्य की उपस्थिति संबंधी। धारा 7 विवादक तथ्य के प्रसंग, हेतु या परिणाम। धारा 6 एक ही संव्यवहार। धारा 4 उपधारणाओं के संबंध में प्रावधान किया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्य, ये भी 11 मार देना। नेक्स्ट आ जाओ। आ द्वारा बा की हत्या के लिए विचारण किया कौन सा तथ्य सुसंगत है। आ की हत्या के तुरंत बाद आ फरार हो गया। हत्या के पूर्व आ और बा को एक साथ देखा गया था। आ ने बा से 50,000 रुपये उधार लिए थे। आ उस दिन मुंबई में था जबकि हत्या चेन्नई में। तो सारे तथ्य सुसंगत हैं, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, देखो इसको पढ़ लो। इसमें क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 8 के अनुसार बा की हत्या के तुरंत बाद आ फरार हो गया या आचरण के भाव में सुसंगत होगा। ठीक है। धारा 6 के अंतर्गत हत्या के पूर्व आ और बा को एक साथ देखा गया या एक ही संव्यवहार के रूप में सुसंगत होगा। धारा 8 में आ ने बा को 50,000 रुपये उधार दिए, हेतु के रूप में सुसंगत तथ्य प्रतीत होता है। इसकी पुष्टि कहाँ की गई है, इसकी पुष्टि पकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर के वाद में। पकला नारायण बनाम स्वामी के वाद में क्या इस मामले में 3,000 रुपये के कर्ज के लेन देन के बारे में बात की हत्या हुई। धारा 11 आ में उक्त दिन मुंबई में था जबकि बा की हत्या चेन्नई में हुई थी। यह अन्यत्र अभिभाग के रूप में सुसंगत तथ्य। यह प्रश्न ऐसा होता कि अभियोजन के पक्ष के दृष्टि में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है, तब उत्तर डी सही होता। न्यायालय के लिए अभियोजन पक्ष अभियुक्त पक्ष दोनों समान होते हैं, अतः यह क्या दिए गए सभी कथन विकल्प में तथ्य में प्रतीत होते हैं। और कौन सा है, प्रश्न यह है कि ए ने किसी व्यक्ति को आमुद्दीन कोलकाता में हत्या की। यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था क्या होता है, सुसंगत होगा। कहाँ, धारा 11। जो कहीं नहीं आएगा वो धारा 11 में आ जाए। सॉरी धारा 11 के अंतर्गत वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं सुसंगत हैं यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अनास्तित्व अत्यंत अनिर्दिष्ट एवं दृष्टांत का। अतः यह तथ्य कि ए ने उस दिन लाहौर में जिस दिन वह कलकत्ता में हत्या करने का आरोप सुसंगत है। नेक्स्ट आ जाओ। पढ़ते आ पर यह आरोप है कि उसके द्वारा कोलकाता में किसी दिनांक में हत्या की गई। उसके द्वारा यह अभिभाग किया गया कि उस दिन वह मुंबई में था। आ द्वारा किया गया यह अभिभाग कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगा, धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत होगा। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 1872 निम्न में से कौन सा कथन सही है। वे तथ्य जो विवादक तथ्य से असंगत हैं और सुसंगत नहीं होंगे। वे तथ्य जो विवादक जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हैं यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनास्तित्व अनिसंभाव्य बना देते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, आज का लास्ट पेज है। कोई भी तथ्य जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी गठित करता है। सुसंगत तथ्य स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। धारा
11(1) के अनुसार वे कथन जो विवादक तथ्य से असंगत सुसंगत है कथन धारा 11(2) के उपबंधों में और 2 के ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको छोड़ दो। फिर क्या है, कोई भी तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता, उन परिस्थितियों में साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया? तो कहीं नहीं होगा, तो कहाँ? 11 में। बताएं 50 बार। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की सुसंगतता हेतु सही नहीं है। ऐसे विश्वास में युक्ति आधार होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ने मिलकर षड्यंत्र किया। प्रसंगत कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या आशय का प्रथम बार मन में धारण किया हो। कार्य सामान्य आशय से प्रतिदर्शित या अंतर्गत होने चाहिए। इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में यह साबित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था उपयोग में लाया जा सकता। तो इसमें कौन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। षड्यंत्र साबित करने के लिए सुसंगत हेतु कथन जो इससे अन्य पक्षकार के पक्ष में यह साबित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं है प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सबूत का परिणाम होता है, सबूत का परिणाम क्या होता है? जांच होता है, साक्ष्य होता है, अन्वेषण होता है, कथन होता है। तो सबूत का परिणाम क्या होता है? साक्ष्य का। सबूत का परिणाम क्या होता है? साक्ष्य का। सबूत क्या होता है? साक्ष्य का परिणाम होता है, साक्ष्य का परिणाम होता है। नेक्स्ट आ जाओ। अन्य स्थिति अभिभाग को सिद्ध करने के बाद अभियोजन पर, अभियुक्त पर, अन्वेषण एजेंसी पर, इनमें से कोई नहीं। तो अभियुक्त पर, अन्य की उपस्थिति कौन? जो अभियुक्त है वो सिद्ध करेगा। ये आ गया भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य साक्ष्य विधि के किस विषय पर? रजिस्ट्री पे, अन्य की उपस्थिति पर, स्वीकृत पे, तो किस पे? अन्य की उपस्थिति। आंख बंद करके मार के आना। दूधनाथ पांडे का वाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 से अन्य की उपस्थिति के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रश्न यह है कि क्या कान ने आमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया? यह तथ्य उस दिन वह लाहौर में था। सुसंगत है। विवादक तथ्य के हेतु के रूप में विवादक तथ्य के पुनर्स्थापना। सुसंगत तथ्य के कोई भी विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अनुसंधाव्य बनाता है। इसमें प्रश्न क्या है कि क्या का ने किसी दिन कलकत्ता में अपराध किया? इस प्रश्न के संबंध में यह तथ्य कि का उस दिन लाहौर में था सुसंगत है, क्योंकि वह विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अनधिसंभाव्य बना देता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत ग्राह्य साक्ष्य यह दर्शित करता है कि का को वह अवसर है कि उपलब्ध नहीं था कि वह कथित अपराध कारित कर सकता है, क्योंकि का घटना स्थल पर इतनी दूर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना असंभव नहीं था, तो अनधिसंभाव्य भी था। सुसंगत है। तो ये कहाँ हो जाएगा? 11 में। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? आ के ऊपर आरोप है कि उसने बा की हत्या पिस्तौल से की। किससे की? पिस्तौल से की। आ ने पिस्तौल 15 सितंबर को देहरादून से खरीदा था। आ का कथन कि 15 सितंबर को वह लखनऊ में था, देहरादून में नहीं। आ का कथन किस धारा के अंतर्गत? अभी बताओ 50 बार। धारा 11 के अंतर्गत। तो आई होप इतना खत्म हो गया। अभी आगे और बचा एविडेंस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम एविडेंस का एक पार्ट और लेके आएंगे। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। वैसे कोई करता है नहीं, कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।